यूपीएससी हर साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। तो जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं उनके पेपर्स को और उनके सॉल्यूशन को हम देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि यूपीएससी ने जो 2022 में इन्वायरमेंट सेक्शन से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले अगर हम देखें तो हम पॉलिटी और जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं जो 2022 में पूछे गए हैं और वो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो हम आज यहाँ देखेंगे इन्वायरमेंट सेक्शन को। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। हम जो हैं यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन को। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 2022 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide। तो ये पूछ रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा ऐसा क्रॉप है, फसल है जो एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित जो है मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है। कॉटन, कपास, राइस, चावल, शुगरकेन, गन्ना, वीट, गेहूँ। तो कपास, चावल, शुगरकेन और गन्ना और गेहूं में कौन ऐसा फसल है जो मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसके कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। हमारे पास जो वीट है, गेहूं, ये जाड़े की फसल है। कॉटन गर्मी का है और राइस ये भी गर्मी का है और शुगरकेन ये एक पूरे 1 वर्ष का होता है, यानी ये सभी मौसम में ये फेस करता है। हम देखते हैं कि एक्चुअल में राइस जो होता है उसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो जब पानी धान के खेतों में रुका होता है तो वहाँ पर कुछ गैसें बनती हैं। तो धान को देखें, पैडी फील्ड आर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रस ऑक्साइड एंड मेथेन। तो जो धान की खेती होती है वो मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक सोर्स जो है बहुत बड़ा है, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन का। और अगर हम देखें कितना ज़्यादा जो है इफेक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना टेम्परेचर बढ़ाता है 20 साल में, अगर हम देखें उसके कंपैरिजन में नाइट्रस ऑक्साइड जो है 273 गुना बढ़ाएगा और मेथेन जो है 80 से 83 गुना बढ़ा देगा 20 साल में। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले नाइट्रस ऑक्साइड 273 गुना ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसकी गर्मी बढ़ाता है, और मेथेन 80 से 83 गुना 80 to 83 टाइम्स ग्रेटर है फॉर 20 ईयर। तो 20 ईयर के लिए इस तरह हम देखते हैं कि ये धान की खेती से मेथेन ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन हाँ, ये वैज्ञानिकों ने 21 देश के वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है। ये रिसर्च कहाँ से आई है? ये रिसर्च आई है यूरोपियन कंट्री की, ये इंडियन गवर्नमेंट का रिपोर्ट नहीं। अब इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन का तो उन्होंने उल्लेख किया है, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि धान की खेती से ऑक्सीजन कितना निकलता है। तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा निकलता है, धान के खेत में बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं, ऑक्सीजन भी निकलता है। दरअसल बात यह है यूरोपियन कंट्री जो है ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा फेस कर रहे हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट है, इसलिए उन्होंने केवल नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन का तो चेक कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो एयर कंडीशनर, फ्रिज या परफ्यूम, सेंट, फोम वाले मतलब सोफे वगैरह यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, वार्निश यूज करते हैं, उससे कितना ग्लोबल वार्मिंग होता है उसको कोई डिस्कस नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखें, जो पैडी आर ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो एक्चुअल में क्या है, ये पोटेंशियल सोर्स, इसकी संभावित सोर्स है कि ये बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक रूप से नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करता है। और अगर हम देखें ये जो पैडी धान की खेत है, ये दोनों सॉइल और राइस प्लांट दोनों ही नाइट्रस ऑक्साइड इमिट करते हैं। ऐसा रिसर्च कह रहा है कि जो धान की खेती में होती है सिर्फ प्लांट ही नहीं, जमीन भी जो है नाइट्रस ऑक्साइड को इमिट करता है, जिससे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड कलेक्ट हो रहा है। The rice plant in the paddy is considered to act as a channel between the soil and the atmosphere for nitrous oxide emission। इनका कहना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2 है, ये एक्चुअल में
जो धान की खेत है, धान की फसल है, ये सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच कोई चैनल का काम कर रहा है, यानी जमीन से जो नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए एक्चुअल में उसको प्लांट के थ्रू गुजरना पड़े, यानी जो नाइट्रस ऑक्साइड जमीन में है या नाइट्रोजन के कंपाउंड जमीन में है वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं और आसमान में पहुंच रहे हैं। तो ये इस तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर है राइस। तो ये क्वेश्चन जो है जनरली हम देख सकते हैं कि इजी सेक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जनरली चर्चा में रहता है कि पैडी फील्ड के रेफरेंस में। क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस्ड रिजल्ट इन। तो वो कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये एक जो है सिस्टम अप्लाई किया गया है धान के फसल के लिए। हम देख रहे हैं उन्होंने पहला क्वेश्चन धान पर पूछा, दूसरा भी राइस पर ही उनका, कि विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड प्रैक्टिस रिजल्ट इन। अगर हम धान के फील्ड को उसमें पानी भर दें, फिर उसको सूखा कर दें, फिर पानी फिर सूखा, यानी उसको गीला और सूखा करके अल्टरनेट तरीके से चलाएं तो क्या होगा। रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, जो है बीज की आवश्यकता कम हो जाएगी। रिड्यूस्ड मेथेन प्रोडक्शन, मेथेन का प्रोडक्शन कम होगा। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होंगे। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ये एक्चुअल में एक टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये जनरली न्यूज में कम होता है। तो हम देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और इसमें जो विकल्प दिए गए हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3, इसमें कौन सा विकल्प सही है आगे हम देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन मेडागास्कर इन 1980 एंड सिंस देन सेवरल कंट्री इन द वर्ल्ड हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट इंक्लूडिंग इंडिया। यानी हम देख रहे हैं कि भारत भी जो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसे ESRI कह रहे हैं, इसे इंक्लूड किया गया है। भारत में भी ऐसी खेती की जाती है। ये सबसे पहले 1980 में जो है मेडागास्कर में डेवलप किया गया था। ये मेडागास्कर कहाँ है? ये मेडागास्कर हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के नीचे साइड में, पूरब साइड में जो हिंद महासागर एक बहुत बड़ा द्वीप है, एक मेडागास्कर देश है। हम देखते हैं इट promises to save 15 to 20% ग्राउंड वाटर, इम्प्रूव राइस प्रोडक्टिविटी। हम देखते हैं जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो इनका यही कहना है कि जो है ग्राउंड वाटर को निकालते कैसे हैं, तो हम पंपिंग सेट चलाएंगे, पंपिंग सेट को या तो डीजल से चलाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे। तो अगर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बारे में क्वेश्चन में दिया है तो हम देख सकते हैं कि जब पानी जो है खेत को गीला करने के बाद, मतलब पानी उनमें सिंचाई करने के बाद फिर सुखाएंगे तो फिर पानी हमको कम लगेगा, क्योंकि उसको बराबर भरने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे पानी कम लगेगा तो बिजली बचेगी। तो ऑप्शन 1 के बारे में, और सीड है, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन कहा है सीड की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इसमें सीड के लिए भी ऐसा कहा गया है कि जो हम जनरल यूज करते हैं, तो 1 हेक्टेयर जो हमारा भूमि होती है उसमें जो है 1 एकड़, हेक्टेयर रहे 1 एकड़ में 5 kg सीड की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि अगर हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यूज करेंगे तो हमको 2 kg की आवश्यकता पड़ेगी। यानी इनका कहना है कि जो रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट है ये ऑप्शन सही है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। आगे देखें ऑप्शन 2 के बारे में, तो ये सराई इज होलिस्टिक अप्रोच टू सस्टेनेबल राइस कल्टीवेशन बाय मिनिमाइजिंग वाटर यूज इन अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई कंडीशन, इट मिनिमाइज मेथेन प्रोडक्शन। तो जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट सेकंड में कहा था कि यहाँ पर हम मेथेन प्रोडक्शन कम करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास पानी कम, उसमें सिंचाई कम करेंगे, वेट एंड ड्राई कंडीशन करेंगे, लगातार उसमें पानी नहीं भरा रहेगा, तो बिजली की भी बचत होगी और साथ ही साथ मेथेन, क्योंकि मेथेन ड्राई भूमि से क्रिएट नहीं होता है, वो केवल वेट, जब उसमें पानी भरा होता है धान के खेतों में तभी जा करके जनरेट होता है। तो जब ड्राई कंडीशन हो जाएगा तो मेथेन का प्रोडक्शन उस समय नहीं होगा। नेक्स्ट, तो हम इस तरह देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 सही है। थर्ड, विथ लेस कंजप्शन ऑफ वाटर एडॉप्शन ऑफ ESRI सेव्स टोटल एनर्जी। जैसा कि हमने कहा जब पानी की सिंचाई हम कम करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की सेविंग होगी। ए स्टडी फाउंड इन वियतनाम हैज प्रूव्ड दैट अप्लाइंग ESRI मेथड कैन सेव अराउंड 23% ऑफ एनर्जी इनपुट while increasing energy output by 11%। तो वियतनाम में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि ESRI
SRI सिस्टम को यूज किया गया तो उन्होंने पाया कि हम 23% एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी 11% एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ ही रहा था, लेकिन हमने जब SRI सिस्टम अप्लाई किया तो 23% हमारी एनर्जी सेविंग हुई। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द एमिशन रिडक्शन प्लेजेज ऑफ डिफरेंट कंट्री इज ए डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, कमेटी अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड वाइड। ये क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में उन्होंने पूछा है कि विच मॉनिटर द एमिशन रिडक्शन प्लेजेज। तो ये इन्होंने बता रखा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर करता क्या है। इन्होंने बता दिया है कि वो मॉनिटरिंग करता है कि जो रिडक्शन है, एमिशन है, जिसके लोगों ने प्रतिज्ञा किया है वो डिफरेंट कंट्री की कितने जो है % एमिशन करेंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में किया जा सके। तो ये जो है पूछ रहे हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम आगे देखते हैं कि जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इज एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस दैट tracks government climate action and measure it against the globally agreed Paris Agreement aim of holding warming well below 2 degrees Celsius and pursuing effort to limit warming up to 1.5 डिग्री सेल्सियस। जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है एक्चुअल में इंडिपेंडेंट साइंटिफिक बॉडी है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, इंडिपेंडेंट है और एनालिसिस करता है कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट ने पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने तय किया था कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको 2 डिग्री से कम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा न होने पाए, उनकी एनालिसिस करता है। यानी एक्चुअल में जो गवर्नमेंट क्लाइमेट एक्शन है, जो गवर्नमेंट जो है अलग अलग देश की गवर्नमेंट पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रॉमिस किया है, उसी को ये ट्रैक करेगा। ए कोलैबोरेशन ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड New Climate Institute, the CAT has been providing this independent analysis to policy makers since 2009। हम देख रहे हैं जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है ये एक्चुअल में जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट एनालिसिस और न्यू क्लाइमेटिक्स इंस्टीट्यूट, ये 2 इंस्टीट्यूट हैं। ये क्या करते हैं, डाटा इंडिपेंडेंटली डाटा कलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये काम वो कब से कर रहे हैं, ये 2009 से ये काम कर रहे हैं। यानी वो डिफरेंट कंट्री का, डिफरेंट रीजन का डाटा प्रोवाइड करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। आगे हम देखें ये जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है इसे CAT कहा गया है। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है क्वांटिफाई एंड इवेल्युएट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट पॉलिसीज एंड एक्शन। तो ये क्या क्या देखता है, ये देखता है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के टारगेट जो थे, जो भी कंट्री ने बनाए थे, वो कितना अचीव किया है या कितना अचीव करने के करीब हैं। साथ ही साथ जो पॉलिसी बनाई जा रही है गवर्नमेंट ने, क्या पॉलिसी बनाई जा रही है और पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं जो सच में हमारे लिए लाभदायक होगी या ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में फ़ायदा होगी। और उस पॉलिसी के बाद भी क्या पॉलिसी बनाने के बाद गवर्नमेंट एक्चुअल में एक्शन ले रही है कि नहीं, ये चीज़ देखती है ये CAT। इट आल्सो एग्रीगेट कंट्री एक्शन टू द ग्लोबल लेवल डिटरमाइनिंग लाइकली टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी यूजिंग द MAGICC क्लाइमेट मॉडल। ये क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इनका एक मॉडल है MAGICC क्लाइमेट मॉडल है। ये ग्लोबल लेवल पर डाटा कलेक्ट करते हैं और टेम्परेचर कितना बढ़ा है 21st सेंचुरी में उसे एनालिसिस करेंगे। CAT फर्दर डेवलप सेक्टोरल एनालिसिस टू इलस्ट्रेट रिक्वायर्ड पाथवे फॉर मीटिंग द ग्लोबल टेम्परेचर गोल। उस सेक्टोरल एरिया का मतलब वो ये भी देखते हैं कि किस इंडस्ट्री से कितना जो है पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे वो कोल इंडस्ट्री को देखेंगे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को देखेंगे, फिर साथ ही साथ वो जो है आजकल एक जो बूम पीरियड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को देखेंगे। तो अलग अलग इंडस्ट्री को भी देखेंगे, किस इंडस्ट्री या जो है मेडिकल साइंस जो ड्रग्स बनाई जाती हैं
वो सारे के सारे सेक्टर को देखेंगे और सेक्टर वाइज भी अध्ययन करेंगे कि वो सेक्टोरल एनालिसिस पे बताएंगे कि किस देश में किस सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है और किस देश में अच्छा काम नहीं हो रहा है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखें, CAT ट्रैक 39 कंट्री एंड द EU covering around 85% of global emission. CAT cover all the biggest emitter and a representative sample of smaller emitter covering about 85% of global emission and approximately 70% of global population। तो हमें देख रहे हैं कि जो CAT है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, वो एक्चुअली पूरी दुनिया को ट्रैक नहीं करता है, वो मेजर पोर्शन जो है जो एमिटर हैं उन्हें ट्रैक करता है। हम देख रहे हैं सिर्फ 39 देश को, जबकि पूरे विश्व में कितने देश हैं, 206 देश हैं, लेकिन केवल 39 देश और EU में एक्चुअल में 29 कंट्री हैं। अब ब्रिटेन निकल गया है, तो हम देखते हैं 28 कंट्री EU में है और 39 पूरे वर्ल्ड से। इसके अलावा वो एक्शन को ट्रैक करता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कंट्री भले 39 और 28 है, लेकिन इनके जो है 85% इमिशन इन्हीं कंट्री से होते हैं। और इसके साथ ही साथ देखें कि वो कुछ स्मॉलर कंट्री को भी कवर कर लेते हैं और एक्चुअल में पूरे विश्व के 85% ग्लोबल एमिशन को कवर कर लेते हैं। और साथ ही साथ पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 70% पॉपुलेशन को अचीव करते हैं। हम देखें अगर दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लगभग सभी देश इमिशन करते हैं और उनका इमिशन जो होता है, जितना वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन उनके देश में होता है वन द्वारा, उससे कहीं ज़्यादा वो इमिशन करते हैं। लेकिन विश्व में 2 देश ऐसे भी हैं जो जितना इमिशन करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं। यानी वो एक्चुअल में देखा जाए तो पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छे कैटेगरी में। तो ऐसे 2 देश हैं, भूटान और सूरीनाम। भूटान कहाँ है, भारत का पड़ोसी देश है, उत्तर साइड में है, और सूरीनाम कहाँ है, ये ब्राज़ील के उत्तर साइड में है, यानी दक्षिण अमेरिका का देश है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, उसका पहला ऑप्शन सही है कि इनका काम क्या है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का क्या करते हैं, ये डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्ट करते हैं उन्हीं के ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल non-profit organization that drives climate action by building large network and run them। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए हैं, कह रहे हैं क्लाइमेट ग्रुप, अभी क्लाइमेट एक्शन के साथ साथ ग्रुप की बात कर रहे हैं, इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट एक्शन। यानी ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है फायदा वाली कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और वो करती क्या है, एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम। ये नेटवर्क बनाते हैं जिससे क्लाइमेट को एनालिसिस किया जा सके। द इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ए ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। EP100 brings together leading company committed to drive innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goal। तो ये हम देखते हैं अभी एक स्टेटमेंट और है, some Indian company are member of EP100। the next question, next statement, the International Energy Agency is the secretariat to the under coalition, which of the statement given above are correct। ये हम देखें ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट नेचर के, एब्स्ट्रैक्ट नेचर के क्वेश्चन है। ये जो है जनरली न्यूज़ में भी नहीं रहते, जैसे EP100 है। तो ये इनके जो है 5 स्टेटमेंट हैं, अगर कोई एक चीज़ के बारे में जानता है तो हो सकता है दूसरे के बारे में न जानता है, क्योंकि न्यूज़ के सारे पोर्शन को कोई कवर नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं आगे कि इनका क्या एक्सप्लेनेशन है, एनालिसिस करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और के बारे में बात करें तो द क्लाइमेट ग्रुप इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क विथ बिजनेस एंड गवर्नमेंट लीडर अराउंड द वर्ल्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट कि जो ये क्या है, क्लाइमेट ग्रुप जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और करता क्या है, गवर्नमेंट और जो बिजनेस लीडर हैं उनके साथ कोऑपरेट करके क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करता है। द ग्रुप है प्रोग्राम फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये इसका मेन फोकस कहाँ पर है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पर, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके
धारणीय या संपोषणीय विकास हो सके और रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस। तो मेन काम यही है कि हमारा ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करें और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। तो स्टेटमेंट 1 हम देख रहे हैं सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। EP100 इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव लीड बाय द इंटरनेशनल नॉट प्रॉफिट क्लाइमेट ग्रुप ब्रिंगिंग टुगेदर ओवर 120 एनर्जी स्मार्ट बिजनेस कमिटेड टू मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। तो EP100 जो एक्चुअल में ग्लोबल इनिशिएटिव है। हम देखते हैं इन्होंने स्टेटमेंट में क्या पूछा है। इनका स्टेटमेंट ये है पार्टनरशिप। यहाँ पर देख रहे हैं उन्होंने कहा कि एजेंसी पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि ये क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव है। इसलिए क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है, क्योंकि ये इनिशिएटिव खुद लिया गया है। आगे देखें, द क्लाइमेट ग्रुप ग्लोबल EP100 इनिशिएटिव डिलीवर इन पार्टनरशिप विद अलायंस टू सेव एनर्जी ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनी improving their energy productivity using less energy to achieve higher economic output। तो EP100 जो है एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा, और इसमें एक्चुअली में पार्टनरशिप किए गए हैं किसके साथ, कंपनियों के साथ किए गए हैं, जिससे कि एनर्जी बचाई जा सके, और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें हम देख रहे हैं कि भारत की कंपनी के साथ भी किया गया है, जिससे कि हायर इकोनॉमिक आउटपुट मिल सके। क्योंकि कंपनियां जो हैं वो कोई भी काम तभी करेंगी, कंपनी का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट ग्रुप है, लेकिन कंपनी नॉट प्रॉफिट नहीं होती है। कंपनी का मोटो क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। इसलिए कंपनी का कोई भी काम होगा तो वो ये ध्यान में रखेंगे उनका प्रॉफिट कम ना होने पाए। तो कोई भी कंपनी तभी काम कोई इनिशिएटिव लेती है, या तो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल हो या उनको प्रॉफिट डिस्टर्ब न हो। तो हम देखते हैं कि उन कंपनियों को ये साथ में लाए हैं, भारत की भी कंपनी इसमें है। तो जैसे भारत की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर हैज साइंड अप टू EP100। तो हम देखते हैं कि ये एक्चुअली हमारा तीसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट में कि ये जो है लीडिंग कंपनी को अपने साथ ला रहे हैं, ये सही है। और हम देख रहे हैं चौथा स्टेटमेंट में, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने की कंपनी, यानी भारत में अगर हम देश की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर निर्माता कौन है, भारत है। लेकिन ये कंपनी कौन है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इसने भी EP100 को साइन कर लिया है। द इंडियन बेस्ड कंपनी हैज कमिटेड टू डबलिंग देयर एनर्जी प्रोडक्टिविटी बाय 2030, ए कोर रिक्वायरमेंट फॉर एनी बिजनेस साइंड ऑन टू द कैंपेन। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये जो कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन का ये क्राइटेरिया है कि उन्हें ये कमिट करना है, उन्हें जो है प्रतिज्ञा लेनी है, उन्हें ये जो है जताना है, बताना है कि हम किस टाइम पीरियड तक कितनी एनर्जी को सेव करेंगे। तो इंडिया बेस्ड जो कंपनी है महिंद्रा महिंद्रा, इसने क्या है कहा है कि हम अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और डबलिंग देयर एनर्जी प्रोडक्टिविटी। तो एनर्जी प्रोडक्टिविटी है डबल कर देंगे, यानी एनर्जी लॉस जो है कम से कम होगा, जो है एनर्जी एफिशिएंसी ट्रैक्टर की बढ़ाएंगे। रिसेंटली डालमिया सीमेंट एंड JSW सीमेंट, two leading Indian cement company committed to the climate group flagship business initiative RE100, EV100 and EP100। भारत में देखें तो महिंद्रा महिंद्रा के अलावा 2 कंपनी हैं, डालमिया सीमेंट और JSW सीमेंट। इन्होंने भी क्या किया है, इसमें साइन किया है, फ्लैगशिप बिजनेस इनिशिएटिव शुरू किए हैं। तो रिन्यूएबल 100, इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 और EP100, ये जो है 3 इनिशिएटिव को शुरू किया गया। यानी भारत की 3 कंपनियां आ गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डालमिया सीमेंट और JSW सीमेंट। नेक्स्ट देखें, डालमिया सीमेंट कमिटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल EV100 while they are already member of RE100 and EP100। तो EV100 के बारे में उसने कमिटेड किया है, जबकि वो RE100 और EP100 का ऑलरेडी मेंबर है। JSW सीमेंट कमिटेड टू ऑल द 3 कैंपेन इन वन गो। तो डालमिया ने एक पहले किया, बाद में 2 किया, जो कि JSW सीमेंट ने क्या कहा कि हम जो EP100 है, RE100 है और EV100 है, इन तीनों को हम एक ही साथ फॉलो करेंगे। स्टेटमेंट 5 के बारे में देखें, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट कमिटेड टू रिड्यूसिंग इमिशन इन लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट।
तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि ये लार्जेस्ट नहीं है। तो हम इस तरह देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पार्टनरशिप नहीं है एक्चुअल में किसी के साथ, ये खुद में स्वयं में ग्लोबल इनिशिएटिव है, पार्टनरशिप नहीं है। स्टेटमेंट 3 सही है। और स्टेटमेंट 4 की बात करें तो स्टेटमेंट 4 भी सही है। और स्टेटमेंट 5 की बात करें, यहाँ पर क्या है, अंडर कोलिशन की बात की गई है। तो ये लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क तो है लेकिन ये अंडर में नहीं है किसी के, यानी ये किसी के अंडर में काम नहीं करता है, स्वयं में एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1, 3, 4 सही है, तो हमारा ऑप्शन भी सही है। तो ये देख रहे हैं कि यूपीएससी का इतना लेंदी क्वेश्चन है, तो यूपीएससी 2 घंटे देती है 100 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतना लेंदी है, समझ सकते हैं यूपीएससी एग्जाम का लेवल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का इन्वायरमेंट सेक्शन। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द एवर स्टेटमेंट। यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो रेन फॉरेस्ट हैं, जो वर्षा वन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, विषुवत रेखीय वन हैं, अगर उससे सपोज किया जाए कि पृथ्वी के क्या है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, तो जो वेटलैंड हैं इन्हें हम मान सकते हैं कि किडनी की तरह काम करते हैं। लंग्स क्या है, हवा को साफ करता है, यानी हमारे जो खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उन्हें सेपरेट करता है। और ये किडनी क्या करता है, लिक्विड पार्ट को, यानी ये गैस को लंग्स साफ करता है, किडनी लिक्विड पार्ट को साफ करती है। तो ऐसा ही उनका कहना है कि वेटलैंड किडनी है और लंग्स ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इसके ये क्राइटेरिया स्टेटमेंट जो दे दिया है उन्होंने, ये किस आधार पर सही माना जा सकता है। तो पहला, द वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकोलेशन एंड इवेपोरेशन। स्टेटमेंट 2, एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियन, मोलस्क, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल थ्राइव। Wetland play a vital role in maintaining sedimentation, balance and soil stabilization. Fourth, aquatic plant absorb heavy metal and excess nutrient. तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। Tropical rainforests are often called lungs of the planet because they generally draw in carbon dioxide and breathe out oxygen. तो पौधों को लंग्स क्यों कहा गया है? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, विषुवत रेखीय वन हैं, क्योंकि वन क्या करते हैं, पौधे मनुष्य के विपरीत उनका लंग्स फंक्शन करता है। वो करते क्या है, वो ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जबकि मनुष्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए उसे लंग्स कहा गया है। नेचुरल वेटलैंड, वेटलैंड की अगर हम बात करें, हैव ऑफन बीन रिफर्ड अर्थ किडनी because their high and long term capacity to filter pollutant from water that flow through them। किडनी का काम क्या है, वो जो है हमारे शरीर के जो लिक्विड मटेरियल हैं वो किडनी से पास होते हैं, उसमें से किडनी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे निकाल देता है बाहर, और जो सही ठीक मटेरियल होते हैं वो आगे प्रोसीड हो जाते हैं। तो हमारे वेटलैंड भी लगभग यही करते हैं कि वहाँ पर जो है वो बहुत उनकी लॉन्ग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि जो पॉल्यूटेंट मटेरियल है उन्हें फिल्टर करते हैं। और एक्चुअली हम देखते हैं कि जो वेटलैंड होते हैं उसमें कुछ वनस्पतियाँ उगाती हैं, वह वनस्पतियाँ ही मेन रोल अदा करती हैं, क्योंकि जो खतरनाक घातक मेटल होते हैं या अन्य मटेरियल होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो मेटल को, या बैक्टीरिया हैं जो मेटल जो मटेरियल होते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, उन्हें खा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें ब्रेक कर देते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्ट में, जो कि हमारे लिए खतरनाक नहीं होता है। इसलिए नेचुरल वेटलैंड को हम कह सकते हैं कि वो किडनी की तरह काम करते हैं। आगे देखें, एक्वेटिक प्लांट कैन अपटेक लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल फ्रॉम वाटर एंड सेडिमेंट थ्रू एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। विथ दिस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मेटल थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज रूट, स्टेम, लीव, मेकिंग दिस प्लांट सुटेबल फॉर हैवी मेटल अल्टरनेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। जैसा कि अभी हमने कहा, क्या करते हैं, जो पौधे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पैसिव या एक्टिव तरीके से, और उनकी कैपेसिटी होती है कि वो क्या करें, वो लीव के थ्रू कर सकते हैं, रूट के थ्रू कर सकते हैं, लीव, स्टेम, किसी के थ्रू क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एक्टिव या पैसिव, पैसिव का मतलब इनडायरेक्ट नहीं करेंगे, जैसे जल ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ आ गया। एक्टिव डायरेक्टली, एक्टिवली अपने तना द्वारा या जड़ों द्वारा डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, मेटल को डिसइंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट हमारा साफ हो जाता है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही है। एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट, तो ये हमारा सही है। इसी की वजह से हम क्या कहते हैं, हम इसे लंग्स कह सकते हैं। वेटलैंड को पृथ्वी का लंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 24-hour मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम per meter cube and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube. In a year of highest level of ozone pollution occurred during the period of inclement weather, PM10 can penetrate the lung barrier and enter the blood stream. Excess ozone in the air can trigger asthma. ये 4 स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। हम देख रहे हैं स्टेटमेंट को ही काफ़ी टफ बनाया गया है और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पावर और साथ ही साथ इसमें डाटा को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो WHO का जो एयर क्वालिटी गाइडलाइन है उसमें क्या कह रहे हैं कि PM 2.5 जो है 24 घंटे के अंदर 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एनुअल मीन जो है ऐसा होना चाहिए। और उनका एनुअल मीन जो 2.5 का है वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी एनुअली देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि PM 2.5 एक्चुअल में 15 माइक्रोग्राम से एक्सेस नहीं होना चाहिए। इन ए ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनक्लीमेंट वेदर। इनक्लीमेंट वेदर के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा ओजोन लेवल होता है। PM10 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड देयर ब्लड स्ट्रीम। तो लंग्स को क्या है, PM10 क्या है जो हमारे खून नाक के थ्रू जाएगा जब ऑक्सीजन लेंगे, और लंग्स के जो डिफरेंट लेयर होते हैं जो बायोलॉजी के सेक्शन हैं उनको पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड में एंटर कर जाएगा। फॉर स्टेटमेंट एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। अगर हमारे पर्यावरण में ओजोन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या ये लोगों को अस्थमा की बीमारी हो जाएगी। तो स्टेटमेंट जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन A 134, B 1 and 4, C 2, 3, 4, D 1 and 2 ओनली। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। स्टेटमेंट 1 की बात करें, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन द एनुअल एवरेज फॉर 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर वाइल ए 24-hour एवरेज शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक। ये सही है कि 24 घंटे की बात करें तो 15 माइक्रोग्राम से नहीं ज़्यादा होना चाहिए। अब पूरे साल की अगर बात करें एवरेज तो 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओजोन एट ग्राउंड लेवल इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो जो हमारा ओजोन है, हमारे पर्यावरण में ओजोन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली में पर्यावरण के ऊपरी हिस्से में पृथ्वी के ग्राउंड लेवल पर इसकी आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास ऊपर ये होता है एटमॉस्फेयर में तो अल्ट्रा वायलेट रे को पृथ्वी पर आने से रोकता है, लेकिन अगर ये ग्राउंड लेवल पर होता है तो ये बहुत ज़्यादा बीमारियों का कारण बनता है। जो स्मॉग होता है एक्चुअल में स्मोग और फोग को मिला करके स्मॉग बनता है, उसका मेन रीजन ओजोन ही होता है, यानी ओजोन की हेल्प से वो बनता है। तो ओजोन एक्चुअली हमारे लिए खतरनाक पार्ट है। तो हम देखते हैं हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है। आगे देखें, इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन विद सनलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट सच एज नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्री इमिशन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इमिटेड बाय व्हीकल सॉल्वेंट एंड इंडस्ट्री। यानी जो स्मॉग बनता कैसे, एक्चुअल में स्मॉग जो है जब सनलाइट यानी ओजोन है और जो व्हीकल या इंडस्ट्री नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इमिट कर रहे हैं व्हीकल के माध्यम से या सॉल्वेंट जैसे पेंट, वार्निश, सीमेंट, ये जो इंडस्ट्री हैं ये रिलीज करती हैं, तो जो ओजोन है इन कंपाउंड के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करता है और वो क्या करता है, स्मॉग बना देता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एज ए रिजल्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सनी वेदर, inclement weather is unpleasant स्पेशली विथ कोल्ड विंड एंड रेन। तो हम देखते हैं कि इनक्लीमेंट वेदर की बात की गई। इनक्लीमेंट वेदर एक्चुअल में क्या होता है, वो अनप्लेजेंट होता है, बहुत अच्छा मौसम नहीं होता है। और ये कब होता है, जब बहुत ठंडी पड़े और बारिश भी हो तो उसको इनक्लीमेंट पीरियड कहा जाता है, इनक्लीमेंट वेदर का। तो हम देखते हैं जब बारिश में एक्चुअल में क्या होता है, आसमान से बहुत सारे पोल्यूशन
बारिश की बूंदों के साथ घुल करके ज़मीन पर आ जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनक्लीमेंट वेदर अनप्लीजेंट तो होता है क्योंकि ठंडी भी है और बारिश भी हो रही है, लेकिन उसमें जो है ओजोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ये कब बढ़ता है? सनी वेदर में, जब गर्मी खूब ज़्यादा हो और साथ ही साथ पोल्यूशन भी ज़्यादा हो। स्टेटमेंट थर्ड, वाइल पार्टिकल विथ ए डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोन आर लेस, PM10 जो है कम हो, कैन पेनिट्रेट एंड लॉज डीप इनसाइड द लंग, द इवन मोर हेल्थ डैमेजिंग पार्टिकल आर दोज विथ ए डायमीटर ऑफ 2.5 माइक्रोन और लेस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल है जो जिसकी डायमीटर 10 माइक्रोन है या उससे कम है, उनकी पूरी संभावना होती है कि हमारे लंग्स के इनसाइड में चले जाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेंगे। इवन अगर हम बात करें 2.5 की या इससे भी अगर छोटे पार्टिकल हों 2.5 माइक्रोन से, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। हम देख रहे हैं 10 माइक्रोन या उससे छोटे के बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं हमारे लंग्स के जो है डिफरेंट लेयर को। PM2.5 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। 2.5 जो है पेनिट्रेट कर सकता है लंग बैरियर को और हमारे खून में मिल जाएगा। तो खून में मिलने का मतलब हमारे पूरे बॉडी में उसका फ्लो होगा, तो डिफरेंट आर्गन जो है हमारे शरीर के उन सभी में पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा? हर अंग इन्फेक्शन को इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है स्टेटमेंट की बात करें तो ये 3 गलत है। लेकिन इस पर थोड़ा संदेह की बात है क्योंकि हम जो क्वेश्चन देखते हैं उसमें PM10 की बात किया है और हम देख रहे हैं 10 और लेस दोनों पर अप्लाई है। तो ये इसका एक्चुअल स्टेटमेंट हमारे अकॉर्डिंग तो 3 गलत है, लेकिन UPSC जब आंसर देगा वही सही माना जाएगा। स्टेटमेंट 4 की बात करें तो एक्सेस ओजोन इन द एयर हैव ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इट काज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो जब अगर ओजोन हमारे पर्यावरण का मतलब ग्राउंड लेवल पर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अपर एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा होता है लेकिन ग्राउंड लेवल पर ख़राब होता है। जैसे ये क्या करेगा? अस्थमा व्यक्ति को हो सकता है, लंग उसका काम करना बंद कर देगा या बहुत धीमे काम करेगा, लंग से रिलेटेड डिजीज हो जाएंगे। यानी जो फेफड़े हैं यानी श्वसन की जितनी बीमारियां उन सारी बीमारियों का जड़ बन सकता है ये हमारा ओजोन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। 2 जो है इनक्लीमेंट वेदर नहीं होना चाहिए। इनक्लीमेंट वेदर मतलब ठंडी मौसम हो और बारिश हो, तो उस मौसम में ये नहीं होता है बल्कि जब सनी वेदर हो। स्टेटमेंट 3 की बात की जाए तो ये स्टेटमेंट 3 सही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने केवल PM10 की बात किया है। हम यहाँ PM10 और लेस दोनों की बातें देख रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा सस्पेंशन है इस पर। जब स्टेटमेंट फाइनल आएगा UPSC का आंसर की, वहाँ पर देखा जाएगा। और स्टेटमेंट 4 सही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 और 4 सही है और ये हमारा ऑप्शन भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू पॉलीथिलीन टेरेप्थेलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलीथीन जो है टेरेप्थेलेट जो है इसके बारे में बात किया है। ये कंपाउंड है। इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंड विथ वुल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेज। बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट। आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाई इंसिनरेशन विदाउट काजिंग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी लंबे हम देख रहे हैं। UPSC ने जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है उससे काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे हैं और ऐसा वो कर रहे हैं। अगर हम देखें हर साल जो है इन्वायरमेंट सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट और करंट अफेयर के नाम पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या है। पॉलीथीन जो है टेरेप्थेलिन की बात करते हैं। तो ये फाइबर है जिसको ऊन और काटन में मिलाया जा सकता है कि नहीं मिलाया जा सकता है, उससे उनकी प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। इसको जो है बॉटल बना करके क्या हम एल्कोहल उसमें शराब रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कि नहीं जो पीने योग्य हो, और क्या इसको जो है रिसाइकिल किया करके नया पदार्थ बनाया जा सकता है कि नहीं, और इसके जो आर्टिकल बनाए जाएंगे जो सामान बनेंगे अगर उसे जला दिया जाए, इंसिनरेशन का मतलब उसे जला दिया जाए तो कोई ऐसा गैस तो नहीं निकलेगा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता हो। तो ये 4 स्टेटमेंट है। हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो पॉलीथीन टेरेप्थेलेट जो है जिसको PET या PET भी कहा जाता है,
एक स्ट्रांग स्टिफ सिंथेटिक फाइबर एंड रेजिन है एंड ए मेंबर ऑफ पॉलिएस्टर फैमिली ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर के जो पॉलिएस्टर फैमिली उससे बिलोंग करता है। ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग होता है और ये जो है सिंथेटिक फाइबर एक्चुअल में होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो फाइबर से बनाई जा सकती हैं। PET इज स्पन इनटू फाइबर फॉर परमानेंट प्रेस फैब्रिक एंड ब्लो मॉडल इनटू डिस्पोजल बेवरेज बॉटल। तो ये बेवरेज बॉटल के बनाने में, डिस्पोजल बेवरेज बॉटल बनाने के लिए काम आते हैं। ये इसमें क्योंकि फाइबर के गुण बहुत ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट की बात करें, दे आर ऑफन यूज्ड इन ड्यूरेबल प्रेस ब्लेंड with other fibers such as rayon, wool, cotton, reinforcing the inherent property of those fiber। ये सही है, ड्यूरेबल जो आर्टिकल बनाए जाते हैं जो कि रेयान में, वुल या ऊन में, काटन कपास में मिला दिए जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उनकी प्रॉपर्टी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जो उनकी इनहेरेंट नेचुरल प्रॉपर्टी है, जो उनको प्रकृति ने दिया है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो प्लास्टिक पैकेजिंग इज डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ एंड द कंट्री लिक्वर एंड कंट्री मेड फॉरेन लिक्वर कैन नॉट बी सोल्ड इन सच बॉटल। तो अगर देखें बॉटल जो होता है, एल्कोहल एक रिएक्टिव मटेरियल होता है। अगर एल्कोहल को हम इसमें मटेरियल में रखेंगे, इस प्लास्टिक में, PET वाले में, तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और डेंजरस केमिकल बना देगा और वो पीने पर जो है हेल्थ इशू क्रिएट हो जाएगा। तो जो फॉरेन कंट्री उन्होंने बैन लगा रखा है। और आप देखते होंगे जो शराब की बोतलें होती हैं कोई प्लास्टिक में नहीं आती हैं। हाँ, ये जो सिंपल होती हैं, जो देसी दारू होते हैं, वो प्लास्टिक के पाउच में आते हैं, प्लास्टिक के बॉटल में आते हैं। एक्चुअल में देखा जाए जो महंगे वाले दारू होते हैं, शराब होती हैं, वो जो है हमेशा शीशी होती हैं, शीशे के ग्लास से उनका बॉटल बनता है। और फॉरेन कंट्री ने तो बैन लगा रखा है, यानी अगर कोई कंट्री दारू बेचता है, शराब लिक्विड को जो है एक्सपोर्ट करता है, तो ग्लास में होना चाहिए, फाइबर या प्लास्टिक के बॉटल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इशू क्रिएट होता है। स्टेटमेंट 2 नॉट करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की बात की जाए तो PET बॉटल आर मेड ऑफ वन ऑफ द फ्यू पॉलीमर दैट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू द सेम फॉर्म ए न्यू बेवरेज बॉटल अगेन एंड अगेन। तो जो PET बॉटल होते हैं, एक्चुअली जो पेय पदार्थ होते हैं, बेवरेज बॉटल होते हैं, इन्हें रिसाइकिल करके फिर से बॉटल बनाए जा सकते हैं। यानी ये देख सकते हैं कि जो ये डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, इनके बॉटल को रिसाइकिल करेंगे तो सेम कंपाउंड मिलेगा, यानी हमको सेम फार्म में वापस आ जाएंगे और उसे मिला करके नया बॉटल बना सकते हैं। यानी इनका यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रिसाइकिल किए जा सकते हैं। आगे देखें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ PET इज जनरली ब्लेंडेड इन ए रेशियो ऑफ वर्जिन टू रिसाइकिल्ड टू गिव स्ट्रेंथ टू द मटेरियल फॉर यूज इन द न्यू प्रोडक्ट। जो बनाए जाते हैं तो उसमें जो मिलाने की प्रक्रिया होती है डिफरेंट मटेरियल की, तो वर्जिन टू रेशियो को जो है, वर्जिन का मतलब जो प्योर मटेरियल था और जो अब रिसाइकल्ड मटेरियल, उनके एक अच्छे रेशियो में बनाया जाता है, जिससे कि उनको ऐसा रेशियो फिक्स कर दिया जाता है जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ पर कोई असर न पड़े। सम अदर एवरीडे आइटम रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल कैन बी मेड इनटू आर। तो अगर इनसे जो प्लास्टिक, जो हमारे बेवरेज प्लास्टिक बनाए जाते हैं PET से, अगर रिसाइकिल कर दिए जाएँ तो उनसे रिसाइकिल के बाद क्या क्या चीज़ें और बनाई जा सकती हैं, तो प्लास्टिक पैकेजिंग की जा सकती है, क्लोथिंग एंड शूज, कारपेट, सॉफ्ट फर्नीचर, ऑटोमोटिव पार्ट एक्सेट्रा। यानी जो रिसाइकिल्ड हो रहे हैं, जो ये PET को रिसाइकिल करने के बाद हम इनको कपड़े बनाने में, प्लास्टिक पैकेजिंग करने में यूज कर सकते हैं, जूते के फाइबर बनाने में कर सकते हैं, कारपेट बनाने में कर सकते हैं, या सॉफ्ट फिनिशिंग वगैरह में, फर्नीचर वगैरह में भी हम काम कर सकते हैं। आगे देखें स्टेटमेंट 4 की, ग्लोबली इन दिस ईयर एलोन रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट द प्रोडक्शन एंड इंसिनरेशन ऑफ प्लास्टिक विल पंप मोर देन 850 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? हमारा जो स्टेटमेंट 4 है वो कहता है कि इंसिनरेशन यानी जलाने पर प्लास्टिक के कोई भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। ये स्टेटमेंट 4 था क्वेश्चन का, जबकि हम देख रहे हैं आंसर क्या है, 850 मिलियन टन जो है एक साल में जनरेट हुआ है। इसका मतलब हमारे ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही भयंकर असर पड़ा है, बहुत बैड इफेक्ट पड़ा है। यानी स्टेटमेंट 4 हमारा गलत होगा। प्रोड्यूसिंग ए 16 OZ PET बॉटल जनरेट मोर देन 100 times the toxic emission to air and water than making the same size bottle out of the glass। हम देख रहे हैं कि अगर ग्लास की बॉटल बनाएं
और प्लास्टिक के बॉटल बनाए पीईटी से, तो क्या असर आता है? ग्लास से जितना पर्यावरण प्रदूषण होता है उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हमारा ये पीईटी बॉटल बनाने, यानी ग्लास का मतलब क्या है, उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, उसके कंपेरिजन में 100 गुना 100 गुना ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाएगा पीईटी बॉटल। तो हम इस तरह देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। वूल और कॉटन में मिला दिए जाएंगे तो प्रॉपर्टी उसकी रीइंफोर्स होगी। स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है, क्यों इसका यूज नहीं किया जा सकता है, ये डेंजरस हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 जो है रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट, ये सही है। स्टेटमेंट 4 को देखें तो ये गलत है, क्योंकि ये विदाउट नहीं है, विथ है, यानी यहाँ पर इन्वायरमेंट को काज होगा। 1 और 3 हमारा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड। ये एक आसान क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, ये देखने में हो सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने 4 शब्द दे दिए हैं, अब यहाँ पर वो जो है ये जानना चाहते, ये क्वेश्चन जो है हर साल वो पूछते हैं इसी तरीके का कि कौन मैमल नहीं है तो कौन रेप्टाइल नहीं है तो कौन जो है किस श्रेणी से नहीं आता है। तो अब की बार देखा जाए थोड़ा सा आसानी है, लेकिन फिर भी ये बहुत आसान नहीं कह सकते, क्योंकि डिफरेंट नाम देते हैं और वर्ड पूछते हैं, रेप्टाइल पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, क्रस्टेशियन, मोलस्क क्या क्या है। तो यहाँ से पूछा गया है गोल्डन महसीर, इंडियन नाइटजार, स्पून विल और वाइट आइबिस, इनमें से कौन जो है पक्षी नहीं है, व्हाट नॉट ए वर्ड। तो ये जो है अगर देखा जाए इन 3 नामों से तो बड़ा कन्फ्यूजन है। गोल्डन महसीर का जो है ये थोड़ा सा न्यूज में था, इसलिए इस पर हम थोड़ा सा देख सकते हैं गोल्डन महसीर के बारे में, क्योंकि ये सब तो न्यूज में दिखते नहीं है, लेकिन ये न्यूज में था। तो महसीर रफली ट्रांसलेट माही फिश और शेर टाइगर, यानी हेंस इट इज आल्सो रिफर्ड टाइगर एमंग फिश, मछलियों के बीच का शेर हमने देख लिया। ये एक्चुअली मही क्या है, फिश है, ये जल में रहने वाली प्राणी है, ये पक्षी नहीं है। और इट इज द लार्जेस्ट साइप्रिड एंड नोन टू बी द टफेस्ट एमंग द फ्रेश वाटर स्पोर्ट फिश, ये स्पोर्ट फिश है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो टफेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मछली है, ये जो है नदियों में पाई जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये फिश है, वर्ड नहीं है। द इंडियन नाइटजार इज ए स्मॉल नाइटजार विच इज ए रेजिडेंट ब्रीडर इन ओपन लैंड अक्रॉस साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो इंडियन नाइटजार की बात करें, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है इंडियन नाइटजार, तो इंडियन नाइटजार की बात करें अगर हम, ये पाई कहाँ जाती हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। ये स्मॉल नाइटजार विच इज ए रेजिडेंट ब्रीडर, रेजिडेंट अपने ही क्षेत्रों में ब्रीडिंग करते हैं। द फर्स्ट bird to be called a nightjar was the European nightjar, which was so named in the 17th century because it was active at night and made a jarring noise, nightjar। हम देखते हैं कि जो नाइटजार जो है ये वर्ड, ये पक्षी के लिए नाम पड़ा कैसे। यूरोप में 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, तो एक्चुअल में रात में बहुत ज़्यादा जॉरिंग नॉइस करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, इसलिए इनको नाइटजार नाम दे दिया कि इंडिया में पाए जाते हैं, जिसे इंडियन नाइटजार कहा जाता है। ये एक पक्षी है, तो महसीर मछली है, नाइटजार पक्षी है। स्पूनबिल आर ए जीनस प्लेटेलिस ऑफ लार्ज लॉन्ग लेग्ड वेडिंग बर्ड। इसके जो है क्या होते हैं, इसके पैर बहुत लंबे होते हैं। द स्पूनबिल हैव ए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग फाउंड ऑन एवरी कंटिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। तो स्पूनबिल जो है एक्चुअली बहुत बड़े टाइप, बहुत ही बड़े आकार के पक्षी होते हैं और ये पूरे दुनिया के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका में लगभग कोई नहीं पाया जाता है। पेंगुइन पाए जाते हैं, कुछ वालरस पाए जाते हैं, कुछ सील पाई जाती हैं मछलियाँ, मतलब अंटार्कटिका में कुछ स्पेसिफिक प्राणी ही केवल पाए जाते हैं। द जीनस नेम प्लेटेलिया ड्राइव फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक एंड मीन्स ब्रॉड, रिफरिंग टू द डिस्टिंक्टिव शेप ऑफ द विल। तो विल का जो है डिस्टिंक्टिव शेप के आकार का होने की वजह से, क्योंकि इनका जो चोंच होता है तो स्पून का टाइप का दिखता है, इसलिए इनको स्पून विल कहा गया है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है उनका चोंच। नेक्स्ट देखें व्हाइट आइबिस के बारे में। तो आर वेटलैंड बर्ड होते हैं, दे आर फ्रेश वाटर मार्सेज, कोस्टल एस्चुरी, मैंग्रोव, फ्लडेड पास्चर, मड फ्लैट एंड स्वैम्प।
तो ये क्या हो, ये यूजुअली वेटलैंड के वर्ड होते हैं और ये पाए कहा जाते हैं। फ्रेश वाटर में रहेंगे, मार्स में रहेंगे, कोस्टल एस्चुअरी के पास रहते हैं, मैंग्रोव में जो बाढ़ के क्षेत्र हैं उसमें रहेंगे, जो कीचड़ वाले क्षेत्र हैं मड फ्लैट वहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके भोजन के लिए भोजन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हम इस तरह देख रहे हैं 3 वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड हैं और ये गोल्डन महसीर मछली है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको हम बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं कहेंगे, टफ भी नहीं कहेंगे, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये न्यूज किसी ने पढ़ लिया है तो आप सबको सही करेगा, नहीं पढ़ा है शायद नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। तो इन्होंने पूछा है नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो नाइट्रोजन को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स करते हैं, उनके जड़ों में गांठें बन जाती हैं, गांठों में एक्चुअल में नाइट्रोजन होता है, फिर उसमें मिट्टी में वो पौधे जब सूख जाते हैं वो मिट्टी में ही रह जाते हैं, तो एब्जॉर्ब मिट्टी कर लेती है, फिर नई फसल जब उगाते हैं तो फसल उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे फसलों को नाइट्रोजन फिक्सिंग कहा जाता है। इन्होंने बड़ा आसान क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन आसान नहीं, लेकिन उन्होंने वर्ड जो है और जनरल यूज किया है, जैसे अल्फाल्फा, अमरनाथ, चिकपी, क्लोवर, पर्सलेन, स्पिंच। ये जो चीज़ें हैं क्लोवर, स्पिंच, चिकन पी, ये सब चीज़ें क्या हैं, जनरल लाइफ की चीज़ें हैं। तो उन्होंने उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है कि पुदीना, लौंग, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा है कि कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो अल्फाल्फा आल्सो कॉल्ड ल्यूसर्न इज ए पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट इन द ल्यूगम फैमिली फेबेरेसिया। फेबरेसिया जो है एक फैमिली है ल्यूगियम की, जो लेग्यूम होते हैं, जो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो गांठ होता है उसे लेग्यूम कहते हैं, उस श्रेणी की ये अल्फाल्फा होते हैं। इट इज कल्टिवेटेड एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन मेनी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय अल्फाल्फा प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन टू लाइवस्टॉक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट क्रॉप एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। जैसा कि हमने कहा कि जब ये नाइट्रोजन के जो गांठें बन जाती हैं जिसे लेग्यूम कहा जाता है, तो वो करती क्या है, जो उसके बाद सब्सिक्वेंट जो बाद में हम फसलें बोते हैं वो एक्चुअली ज़मीन में नाइट्रोजन होता है तो नेक्स्ट चीज़ को मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि जहाँ लाइवस्टॉक ऑपरेशन होता है, जहाँ पर पशु पालन के बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये इसको लोग एक फोर्ज चारा के रूप में यूज किया जाता है। और अल्फाल्फा से एक्चुअल में टॉनिक भी बनाई जाती है जो कि काफ़ी फायदेमंद होती है, जिसके स्वास्थ्य, जिसका शरीर जो है कमज़ोर होता है उसके लिए उपयोगी होता है। अमरनाथ, अमरंथस जो है इज ए कास्पोलिटेन जीनस ऑफ एनल्स आर शॉर्ट लिव्ड पेरेनियल प्लांट कलेक्टिवली नोन एज अमरंथस। तो अमरंथस जो है एक प्लांट है, इसमें क्या है, ये शॉर्ट लिव्ड पेरेनियल प्लांट है, यानी इसकी लाइफ ये सालों साल उगता है लेकिन इसकी लाइफ पीरियड बहुत कम होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, चिकन पी गलत होने का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, इसमें कोई ऐसी गांठ नहीं बनती, लेग्यूम नहीं बनता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। चिकन पी, द चिकन पी या चिक पी इज एन एनुअल लेग्यूम ऑफ द फैमिली फेब्रियस। तो इसमें लेग्यूम होते हैं चिकन पी में, सॉरी चिकपी है, चिकन पी नहीं है, चिकपी। क्लोवर, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन क्लोवर थ्रू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ राइजोबियम बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट द प्लांट रूट। राइजोबियम का एक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है कि सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं या ग्रुप हैं, एक ग्रुप जो भी काम करेगा उसका अपना फायदा होता है, ये साथ साथ दूसरे पक्ष का भी फायदा होता है। सेम फंक्शन दूसरा ग्रुप भी करता है, जो अपना काम करेगा वो दूसरों एक कर सकते, एक दूसरे के हेल्प से करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहते हैं, एक दूसरे का साहचर्य जीवन जीते हैं। तो ऐसे को जो सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। तो ये जो क्लोवर होते हैं इसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ऑप्शन 4 सही है। और पर्सलेन इज ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल दैट कैन बी ईटेन रॉ और कुक्ड। ये क्या है, एक तरीके से साग कह सकते हैं। लीफी वेजिटेबल मतलब ये साग है, इसको या तो कच्चा खा सकते हैं या इसको पका करके भी खा सकते हैं। इट इज नोन साइंटिफिकली एज पोर्तुलेका ओरेलेक्सिया एंड इज आल्सो कॉल्ड पिगवीड, लिटिल हॉगवीड, फैटवीड और पल्सली। तो इसके नाम है पिगवीड, हॉगवीड, फैटवीड,
या पल्सीवीड इसको कहा जाता है। दिस सकुलेंट प्लांट कंटेन 93% वाटर। सकुलेंट का मतलब गुद्देदार, जैसे हम नागफनी देख सकते हैं, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यानी उसमें गुद्दे बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी उसमें पौधे में देखा जाए तो तना बहुत ही कमज़ोर होता है और उसमें पानी भरा होता है, तो इसमें 93% पानी भरी होती है। इट हैज़ रेड स्टेम एंड स्मॉल ग्रीन लीव। तो इसकी जो है तना लाल रंग की होती है और पत्तियां जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, ग्रीन होती हैं। तो इसमें एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी नहीं है लेग्यूम को, यानी इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती है। स्पिंच पुदीना इज लीफी ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट नेटिव टू सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। तो ये इसको एक्चुअल में ये तो हर जगह पाया जाता है। सॉरी, स्पिंच मतलब धनिया होता है। ये जो है सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में ऐसा कहा गया है। इट इज ऑफ द आर्डर कैरियोफिलेलेस फैमिली, अमरेंथेसिया के फैमिली का बिलोंग करता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। जानते हैं धनिया जो है, धनिया स्पिंच हमने पुदीना कह दिया, ये धनिया होता है। धनिया जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम देखते हैं कि 1 में है, 2 में नहीं है, 3 में प्रॉपर्टी है, 4 में है, 5, 6 में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जो पर्यावरण का जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में के माध्यम से किसको बनाया गया, कंस्टिट्यूटेड किसको बनाया गया है? सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ये एक टफ क्वेश्चन है क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पढ़ करके उसको जो है इतना चीज़ें किताबों में नहीं मिलती है कि कौन कौन से जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन द कंट्री। अब क्वेश्चन का आंसर ही पढ़ के पता चल रहा है कि टफ क्वेश्चन है। जो इसका सेक्शन 3 है उसका सब सेक्शन 3 से ये लिया गया है, यानी उससे बनाया गया है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। किस लिए? रेगुलेशन कंट्रोल, जो ग्राउंड वाटर को रेगुलेट किया जा सके और उसका कंट्रोल किया जा सके, पोल्यूशन ना होने पाए, उसका उपयोग सुचारू रूप से और सही ढंग से हो। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन टफ है। तो हमारा आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को बनाया गया है इस एक्ट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। पोलर कोड को कौन सा स्टेटमेंट अच्छे से डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट, इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेशन इन पोलर वाटर। It is the agreement of the country around the North Pole regarding the demarcation of their territory in the polar region. It is a set of norms to be followed by country whose scientists undertake research study in the North Pole and South Pole. It is a trade and security agreement of member country of the Arctic Council. हैवी स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो उनका कहना है कि जो सेफ्टी शिप के हैं, शिप के सेफ्टी और ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। दूसरा एग्रीमेंट है कंट्री के बीच जो नॉर्थ पोल हैं और उनके टेरिटरी को डिमार्केट करते हैं नॉर्दर्न रीजन के। नेक्स्ट कहते हैं कि ये जो है कंट्री जिनके साइंटिस्ट जो है रिसर्च करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर करते हैं, उन लोगों के लिए कोड है। और ट्रेड एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, आर्कटिक काउंसिल के लिए है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो द इंटरनेशनल कोड फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर एंड आर पोलर कोड इज ए इंटरनेशनल रिजीम एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन 2014। हम देखते हैं क्या है जो शिप के ऑपरेशन के रिलेटेड है, ये चीज़ है। तो हमारा देख रहे हैं स्टेटमेंट 1 के क्लोज है। द कोड सेट आउट रेगुलेशन ऑफ शिपिंग इन पोलर रीजन प्रिंसिपली रिलेटिंग टू आइस नेविगेशन एंड शिप डिजाइन। तो जो आइस नेविगेशन है और शिप के डिजाइनिंग से रिलेटेड है, जो बर्फ होते हैं समुद्र में, क्योंकि पोलर रीजन बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ पर आर्कटिक महासागर जम जाता है।
तो उसके लिए जो है कुछ रूल रेगुलेशन है, नेविगेशन या शिप को डिजाइन किस तरह किया जाएगा, इससे रिलेटेड कोड है, जिससे कि शिप को ऑपरेट किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इन्होंने दिया है, तो उसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन लॉ के रेफरेंस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में क्या चीज़ें हैं। वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, जो जंगली जीव जंतु हैं वो गवर्नमेंट की, सरकार की कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside। किसी भी जीव जंतु को अगर एनिमल्स को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है तो वो एनिमल जो है उसके पास, चाहे वो उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हो या बाहर हो, उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा उसके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। Apprehension of a protected wild animal become a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing। अगर किसी जीव जंतु के सिर्फ एक भय हो जाए, डर बन जाए कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है या मनुष्य के ज़िंदगी पर खतरा बन सकता है या किसी तरीके से नुकसान बन सकता है, तो एक बेस है, ग्राउंड है कि उसको पकड़ लिया जाए या मार दिया जाए। तो यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट पूछे हैं, ऑप्शन है 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3, 3 ओनली। तो कौन से ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने 1, 2, 3 कहीं नहीं दिया है, यानी इसमें से कोई ऐसा स्टेटमेंट या तो एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट गलत है। तीनों गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नन का भी ऑप्शन नहीं है। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है मेंशन किया है दैट एवरी वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन विच इज हंटेड शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसने कहा है कि कोई भी एनिमल जो वर्मिन नहीं है उसका शिकार किया जा सकता है, जो वर्मिन है उसका शिकार किया जा सकता है, लेकिन जो वर्मिन नहीं है उसको क्या कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट की उसे प्रॉपर्टी माना गया है। यानी जिस भी राज्य में वो जिन जीव जंतु पाया जाता है, निवास करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता है उस राज्य की वो प्रॉपर्टी है, लेकिन वो वर्मिन नहीं होना चाहिए। साथ ही वेयर सच एनिमल इज हंटेड इन द सेंचुरी और नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच एनिमल आर एनी एनिमल आर्टिकल सेल विद द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कोई ऐसा चीज़ है जैसे सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो, तो नेशनल पार्क और सेंचुरी के अंडर में जो पाए जाएंगे जीव जंतु वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होंगे। यानी जो नेशनल पार्क या सेंचुरी नहीं है वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और जो नेशनल पार्क और सेंचुरी में पाए जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माने जाएंगे। इन ए सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट इन 2012 द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट वाइल्ड एनिमल इंक्लूडिंग टाइगर शुड बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फॉर ऑल पर्पज। 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया था, उसमें ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो वाइल्ड एनिमल हैं, जिसमें टाइगर को भी उन्होंने शामिल किया था, जो टाइगर हैं उसमें वो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माने जाएंगे, और सभी ऑल पर्पज, किसी भी पर्पज के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उन्हें माना जाएगा। आगे देखते हैं, द लॉ गवर्निंग द सब्जेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनिमल फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड आउटसाइड। जैसे स्टेटमेंट 2 उन्होंने क्या कहा कि जो स्टेटमेंट 2 में कहते हैं कि ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया में हो चाहे आउटसाइड में हो, तो उसी को ध्यान में रखते कहते हैं कि अगर वो उस प्रोटेक्टेड एरिया में हो चाहे आउटसाइड हो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। यानी जो भी जानवर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर उसको सुरक्षा मिली है
तो सुरक्षा फाइनल है, यानी वो कहाँ पर पाया जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस की पोजीशन क्या है, ये डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ इस बात पर डिपेंड होगा कि उसको प्रोटेक्शन मिला है या नहीं मिला है। इट प्रोवाइड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड एनिमल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर फाउंड। तो उन्होंने इक्वल प्रोटेक्शन दिया, वो चाहे जहाँ भी निवास करता पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोहिबिट पीपल फ्रॉम हंटिंग वाइल्ड लाइफ, प्रोवाइड लीगल सेफगार्ड फॉर डिफरेंट स्पेसीज बेस्ड ऑन देयर थ्रेट स्टेटस, regulates trade and commerce in wild species, imposes penalty for wildlife related crime and specify the term to declare protected area। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है, निषेध करता है, मना करता है किसी पशुओं की हत्या करने पर, पकड़ने पर, मारने पर उनको लीगल, उनको कानूनी तौर पर सुरक्षा दी जाती है डिफरेंट स्पीशीज़ को उनके थ्रेट के लेवल पे, यानी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके किसको कितना खतरा है उसी अनुसार उन्हें सुरक्षा दी जाती है। ऐसा इसका मतलब क्या है, जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें 6 क्लाज बनाए गए हैं, 6 एक्चुअल में हम अनुच्छेद कह सकते हैं। उन अनुच्छेद में जो है लिस्ट बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग जानवरों को अलग अलग सिक्योरिटी दी गई है। साथ ही इसमें कहते हैं कि अगर जो है कोई ट्रेड कॉमर्स करता है वाइल्ड स्पीसीज़ का, अगर किसी जीव जंतु का, पौधों का या जानवरों का, तो अगर व्यापार करता है जो कि मना है तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी और उससे जो क्राइम है उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा भी दी जाएगी अगर कोई भी पशु प्रोटेक्टेड डिक्लेयर है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है, यानी वो कहीं भी पाया जाए उसको सिक्योरिटी मिलेगी। थर्ड की बात करें, ओनली इफ द वाइल्ड एनिमल बिकम ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ or is diseased or disabled beyond recovery can it be allowed to be captured or killed by the competent authority, the chief wildlife warden of state। यानी अगर कोई जानवर मनुष्य पर खतरा बन जाए, ऐसा एग्जैक्ट प्रूफ हो जाए कि ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा है या उसको कोई बहुत भयंकर बीमारी जिसका इलाज नहीं होगा और वो बीमारी अन्य पशुओं में और फिर मनुष्यों में फैल सकती है, जैसे कोरोना वायरस आया है। तो कोरोना वायरस में हम देखते हैं बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे इबोला है, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां जो जानवरों से मनुष्यों में आ रही हैं। अगर किसी जानवर को ऐसी डिजीज हो जाए या कोई जानवर विकलांग हो जाए और उसको रिकवर न किया जा सके, ऐसी स्थिति हो, तो ऐसे जानवरों को मारने की या पकड़ने की परमिशन दे सकती है। लेकिन वो परमिशन कौन देगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट। इन स्टेट लेवल का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो आर्डर देगा पकड़ने को, यानी अगर पकड़ने का मतलब है कि उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, उसको कहीं कैप्चर कर लिया जाए। जैसे अगर वो सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट है और पकड़ में आ गया तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो कैप्चर करके रखा जाएगा। अगर उसको बीमारी है या डिसेबल्ड हो गया और वो अपनी विकलांगता की वजह से अब जिंदा नहीं रह सकता है ज़्यादा दिन तक, तो उसे मारा भी जा सकता है। ये आर्डर देगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू वाइल्ड एनिमल लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच इंक्लूड लेपर्ड। तो जो शेड्यूल 1 है उसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में जो जानवर हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग लेपर्ड पर, यानी लेपर्ड को भी, यानी कह सकते हैं अगर कोई लेपर्ड या कोई ऐसा जीव जंतु जो शेड्यूल 1 में है, अगर वो मनुष्य के लिए खतरा है या उसको कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं संभव है या वो डिसेबल्ड हो गया, विकलांग हो गया और रिकवरी संभव नहीं है, तो उसको मारा जा सकता है, लेपर्ड हो चाहे शेड्यूल 1 का ही जानवर क्यों ना हो। mere apprehension or fear that wild animal could endanger human life is not ground for capturing or killing। अब सिर्फ इस बात का डर हो कि कोई जानवर जो है मनुष्य के लिए खतरा है, इस आधार पर उस जानवर को न तो पकड़ा जा सकता है न मारा जा सकता है। यानी अगर किसी जानवर से किसी को डर है कि वो मार देगा तो इस आधार पर उसको पकड़ा नहीं जा सकता जबकि उसने कोई भयंकर कृत्य न किया हो। हम जानते हैं कि एक जो है बाघिन थी महाराष्ट्र में, उसको मारा गया था, जबकि हम देखते हैं शेड्यूल 1 में है बाघ। तो एक्चुअल में उसने बहुत सारे मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया था और वह नरभक्षी बन गई थी और जो खेतों में मनुष्य दिख जाते थे वो पकड़ लेती थी, मार देती थी। वहाँ कोशिश किया गया कि उसको कैप्चर किया, जैसे यहाँ देखिए लिखा है कैप्चर करने की कोशिश की गई पर पकड़ी न जा सके, तो फाइनली उसको मार दिया गया। हम देख सकते हैं कि ये वहाँ से मोटिवेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि वो कुछ साल पहले, मतलब जस्ट इस साल नहीं, पिछले 1 या 2 साल पहले की ये न्यूज़ थी। तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है।
2 करेक्ट है। 3 में एप्रहेंशन यानी सिर्फ डर के नाम पर उसको मारा नहीं जा सकता है। तो हमारे देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ने पर इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ डर के नाम पर, डर तो किसी भी जंगल में जाएंगे डर लगेगा किसी न किसी जानवर से, तो सिर्फ डर के नाम पर किसी को मारा नहीं जा सकता है। तो अगर ऑप्शन 3 को हम एलिमिनेट करें तो ये 2 हो जाएंगे, 1 और 2 बचता है। इसका मतलब 2 स्टेटमेंट गलत सही है। और ये सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, अगर इसमें थोड़ा सा हम जानकारी रखें तो ऑप्शन ए क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर वेल नोन एज कल्टिवेटर ऑफ फंगी। इन्होंने 4 स्पीसीज दिया है कि ये कौन है जो इनको फंगी का जो है कल्टिवेटर कहा जाता है, यानी ये कह सकते हैं फंगी के किसान हैं, ये उत्पादक करता है। तो आंट, चींटियाँ, काकरोच, क्रैब और स्पाइडर, ये इनमें से किसको माना जाता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि जिस तरह व्यक्ति किसान होता है, मनुष्य किसान होता है, खेती करता है, डिफरेंट फसल उगाता है, तो इनमें भी ऐसी प्रणाली पाई जाती है जो फसल उगाते हैं। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन के मेथड, तो काकरोच को देखा जाए तो घरों के अंदर पाया जाता है, तो इसको फसल उगाने। अब फंगी अक्सर घरों में कहाँ पाई जाती है, फंगस वहाँ लगते हैं जो बाहरी हिस्से में जहाँ सीलन या नमी पाई जाती है, तो काकरोच वहाँ नहीं रहता है। यानी ऑप्शन बी हम देख सकते हैं कि इसमें संभावना कम दिख रही। क्रैब, स्पाइडर ये बड़े जानवर हैं, इनको तो खेती करते हुए दिखता नहीं है। और ये फंगी पर तो स्पाइडर को भी देखते हैं, ये घरों के अंदर रहती है। ये सब हमको दिख रहा है कि 2 और 4 तो नहीं होगा, मकड़ी और काकरोच। 1 और ए और सी में हो सकता है। तो क्रैब बड़ा जानवर है, तो ऑप्शन ए पर हम थोड़ी संभावना जता रहे हैं। द एंट फंगस म्यूचुअलिज्म इज ए सिम्बायोसिस सीन बिटवीन सर्टेन एंड द फंगल स्पीसीज इन विच ant एक्टिवली कल्टिवेट फंगस मच लाइक ह्यूमन फार्म क्रॉप एज फूड सोर्स। हमने देखा कि जो चींटियाँ होती हैं, चींटी और फंगस में म्यूचुअलिज्म पाया जाता है, यानी चींटी खेती करती है, इससे फंगस ग्रो होता है तो उसको ग्रो करने का मौका मिलता है, और इससे चींटियों को भोजन मिलता है। तो इसमें म्यूचुअलिज्म पाई जाती है, परस्पर ये आपस में एक दूसरे को सहचर्य जीवन में जीते हैं। तो चींटियाँ को जो एक्चुअल में एक्टिव कल्टिवेटर कहा जाता है। लीफ कटर आंट यूज लीव्स एज देयर फर्टिलाइजर टू ग्रो देयर क्रॉप फंगस। जो लीफ कटर एक चींटी होती हैं जो पौधों की पत्तियों को काटती हैं, उससे फर्टिलाइजर बनाती हैं और वो फंगस को एक्चुअल में प्रोवाइड कराती हैं, इससे फंगस ग्रो करता है। इस तरह हम देख सकते हैं लीफ कटर जो है ये खेती कर रही हैं फंगस की। दे कल्टिवेट देयर फंगल गार्डन बाय प्रोवाइडिंग देम विद फ्रेशली कट लीव्स, protecting them from pests and molds and clearing them of decayed material and garbage। देख रहे हैं कि जिस तरह मनुष्य खेती करता है बिल्कुल इसी तरह चींटियां भी खेती कर रही हैं। वे गार्डन बनाती हैं, फंगल गार्डन, और उसे जो है फ्रेशली कट लीव्स, जो चींटियां पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े काट करके लाती हैं, उन्हें फर्टिलाइजर के तौर पर देती हैं। साथ ही साथ वो डिफरेंट पेस्ट और मोल्ड से भी रक्षा करती हैं फंगस की, और साथ ही साथ जो मटेरियल गार्बेज कलेक्ट हो जाते हैं उसे साफ भी करते हैं। यानी जिस तरीके से मनुष्य खेती करता है उसी तरह चींटियां भी फंगस की खेती कर रही हैं। इसके बदले में चींटियों को मिलता क्या है? फंगस एक्ट एज ए फूड सोर्स। तो फंगस एक्चुअल में चींटियों का फूड सोर्स होता है, भोजन का पदार्थ होता है। और साथ ही साथ जो चींटियों के लार्वा, जो एक्चुअल में जो चींटियों के बच्चे पैदा होने से पहले जो उनके लार्वा होते हैं उनके लिए भोजन, यानी जो चींटी अंडे देती हैं फिर उससे अंडे से जो लार्वा बनता है वो लार्वा किसी पत्ते पर होगा या फंगस पर होगा, तो फंगस से उसको भोजन मिलता है। तो एक्चुअल में अपने भोजन के लिए और लार्वा के भोजन के लिए खेती करती हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपीएससी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन खोज कर लाया है। ऐसा चीज़ें जो है जनरली हमें लगता है कि केवल किसान खेती करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्पेसीज भी खेती कर रहे हैं। तो आंट, जिसकी स्पेसीज संख्या, जिसकी देखा जाए बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं, हर जगह पाई जाती हैं, पूरे विश्व में पाई जाती हैं, तो ये भी एक कृषक हैं फंगस के। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द एबव इज आर इन्वायरमेंट इन द एनवायरमेंट आर काज ऑफ एसिड रेन। तो इन गैसों में से किसकी अधिकता हो जाए तो एसिड रेन होगी, यूपीएससी का ये पूछना है। तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड का ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए तो आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये
बहुत, ये हर किताबों में जो इन्वायरमेंट या जियोग्राफी की जो छोटे लेवल की किताब है जियोग्राफी की, जिसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें ये चीज़ें मिलती है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर ऑक्साइड में कौन है? ये ऑप्शन 1 2 3 2 4 4 1 3 4। तो एसिड रेन रिजल्ट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड are emitted into the atmosphere and transported by wind and air current. The sulfur dioxide and nitrous oxide react with water, oxygen and other chemical to form sulfuric acid and nitric acid. एक्चुअली जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो वाटर से रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये वाटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं। They then mix with water and अदर मटेरियल बिफोर फॉलिंग इनटू द ग्राउंड। तो जब बारिश होती है तो हवा में क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। जब बारिश हो रही है तो पानी से मिल गए तो वहाँ से रिएक्शन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रस। इसके साथ साथ जब पानी बारिश होती है तो उस पानी में बहुत सारे अन्य मटेरियल भी घुल जाते हैं, उसके साथ ही साथ वो फाइनली ज़मीन पर आ गिरती हैं। तो वहाँ पर जो है एसिडिक रेन होता है, वो नुकसानदायक होता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, उनके कलर डिफरेंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिड रेन हो रहा है। ताजमहल के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड इस श्रेणी में नहीं आता, ओजोन नहीं आता। ओजोन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर पानी से रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। लेकिन कार्बोनिक एसिड इतना हार्ड नहीं होता। और यहाँ पर इन्होंने एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन होना चाहिए, तो इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 और 4 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यह थे 14 क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2022 में पूछे हैं अब किस साल यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में। तो ये इसके अलावा अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि हमने पॉलिटी, जियोग्राफी डिस्कस कर चुके हैं। ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हो गया। इसके बाद जो है हमारा सेक्शन कौन सा आएगा? तो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन की बात करें तो हिस्ट्री का सेक्शन बाकी है। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम देखेंगे इस वीडियो में यहीं तक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछना हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।